हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट बजट से रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में आप लोग देख चुके हैं। नाउ द कोर पार्ट ऑफ द बजट, इसमें दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मीन्स कहाँ से रिसिप्ट हो रहा है एंड सेकंड एक्सपेंडिचर कहाँ से हो रहा है। रिसिप्ट का दो पार्ट है, वन इज द रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज द कैपिटल, है ना। ये दोनों कैपिटल रिसिप्ट होता है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एंड कैपिटल रिसिप्ट होता है। एंड फर्दर रेवेन्यू के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट एंड टैक्स रिसिप्ट, ठीक है ना। ये दोनों टैक्स से भी गवर्नमेंट को पैसे मिलता है, नॉन टैक्स से भी। और नॉन टैक्स में कहाँ कहाँ से मिलता है? इंटरेस्ट से, पीएसयूज के प्रॉफिट से, पब्लिक सेक्टर यूनिट के प्रॉफिट से। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइन वाइन जो होता है, फीस लेती है गवर्नमेंट, यूपीएससी वगैरह का जो फीस लेती है। एंड अदर गिफ्ट्स एंड डोनेशंस मिलते हैं, फाइन, पेनाल्टीज, ये सारी चीजें नॉन टैक्स में आती है। टैक्सेशन आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। एंड कैपिटल में एसेट्स में क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का एसेट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपका जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको प्राइवेट को सेल किया जाता है, और भी कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं, लैंड्स हैं, उसको सेल किया जाता है ना। और भी कुछ बैंक्स हैं जिसका जो शेयर है ऑफलोड किया जाता है। ये सारा चीज आपका एसेट्स में आता है। लायबिलिटीज क्या होता है? आप लोन लेते हो, बाहर से लोन लेते हो, इंटरनल लोन लेते हो, एक्सटर्नल लोन लेते हो, और उसके बेसिस पे आपको आपके पास पैसे आते हैं। और ये सब तरीके से आपके पास पैसे आते हैं, रिसिप्ट्स, है ना, जिसको बोला जा रहा है रिसिप्ट्स में। एक्सपेंडिचर में आप लोग देखोगे तो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो डे टू डे उनका एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं, है ना। नॉर्मली इसमें चिल्लर वाला खर्चा ज़्यादा होता है, जिसमें डेली के डेली उनको जो भी मेंटेनेंस के लिए लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारा चीज़ आता है। बट उसके अलावा कुछ मेजर चीज़ें होती है। वन इज द इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना, सब्सिडीज देना, डिफेंस पे प्रोक्योरमेंट करना, एक्सपेंडिचर जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगता है, सैलरीज एंड पेंशन पे, एंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स दूसरे कंट्रीज को देना या विद इन स्टेट्स देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो टाइप का होता है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इसमें कैसे खर्चा होता है कि जो लोन लिया है उसका रिपेमेंट करना। एंड फिर क्या है? एसेट्स क्या है? आपने कोई नया लैंड परचेज किया, रेनोवेशन किया ऑफिस का, ये सारा चीजें, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर किया, क्रिएट किया, नया लैंड परचेज किया, और गाड़ी खरीदा, ये सारे चीजों पे आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन्स खरीदा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और ये आपका मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। इस तरीके से आपका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बनता है। इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट की बात करते हैं, और रिसिप्ट में भी कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? रेवेन्यू बिलोंग्स टू द रिसीवर। रेवेन्यू एंड कैपिटल में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि द रेवेन्यू विच हैज बीन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट doesn't require to be repaid in future, है ना। you don't have to repay that money in the future, that is the main thing। रिसीवर को फिर से पे करना नहीं है, that revenue belongs to them, है ना। और इट इज एसेंशियली अ वन वे ट्रांजेक्शन। वन वे ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेंगे क्या है। सो जैसे क्या है कि आपने लोन लिया, है ना, तो लोन जैसे लेते हो तो उसको तो आपको रीपे करना है कुछ दिन बाद। सो इट शुड नॉट बी द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर, ये बोला है, इसलिए विल हैव टू डू, है ना। कभी भी बजट में रेवेन्यू एंड कैपिटल को सेपरेट करना है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वन वे ट्रांजेक्शन है, मतलब आपको मिल गया, इसके बाद ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न में कुछ वापस करना है, उनको वापस नहीं करना है, बट पब्लिक को आपको वापस करना पड़ता है। जिससे लिया है उसको वापस नहीं करना है। लाइक टैक्स, जिससे लिया है टैक्स, क्या उसको वापस करना पड़ता है? नो, है ना। आप उसको किसी बेनिफिट के फॉर्म में पूरे इंडिया को या पूरे सिटीजन्स को आपको वापस करोगे, या रेसिडेंट्स को जो स्टेटस मिला हुआ है जिनको भी, वो सबको आप वापस करोगे, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी पेड अगेन टू द पे। इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं? जो देखो, आपको रिसिप्ट मिलेगा, किससे किससे मिलेगा? टैक्स से मिलेगा, नॉन टैक्स से मिलेगा, और अदर नॉन टैक्स, है ना। तो टैक्स वाले को देखते हैं। टैक्स आपको वैसे थोड़ा सा पढ़े हो आप, उसी समय वो जो नया लेक्चर है, जो एक और लेक्चर है, उसमें सारा चीज लिखा है टैक्स से रिलेटेड, तो हम लोग यहाँ पे ब्रीफली उसको बस देखेंगे बस। तो टैक्स रेवेन्यूज में आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एसटीटी टैक्स होते हैं, ये सारे होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज, ये सब आते हैं। और ये सारे को अभी कस्टम को छोड़ दो तो एक्साइज ड्यूटी अब किस में चला गया है? जीएसटी में आ गया। सो दिस जो टैक्सेस जो है, इसके थ्रू जो रिसिप्ट मिलता है, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट,
ठीक है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आता है? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। आपने किसी कंट्री को लोन दिया है, उसका जो इंटरेस्ट पर मंथ पर ईयर मिलता है ना, या तो आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है जिसका इंटरेस्ट मिलता है, दैट कम्स अंडर इंटरेस्ट रिसिप्ट। डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, आपका जो कंपनीज है, आपके जो शेयर्स हैं, आपने मार्केट में ऑफलोड किया हुआ है, जैसे किसी सेल का सपोज आपने कुछ सर्टेन परसेंटेज किसी को दिया हुआ है, अब सेल प्रॉफिट कमाता है, यस, तो सेल प्रॉफिट कमाता है एज कंपनी जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेजर शेयर होल्डर है इस सेल में, तो क्या होगा कि इसका जो प्रॉफिट आएगा उसको डिविडेंड के फॉर्म में गवर्नमेंट को मिलेगा। वैसे ही सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होल्डिंग है, तो वो क्या करेगा, उससे डिविडेंड्स मिलेंगे एंड प्रॉफिट्स जो होगा उसको भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगे। तो इससे पैसे आते हैं नॉन टैक्स में। अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या होता है? फिजिकल सर्विसेज, लाइक गवर्नमेंट जो होती है, आरबीआई तो सारे रुपीज निकालता है, पर करेंसी जो कॉइन्स वगैरह होते हैं, मिंट होते हैं, टिकट होते हैं, ये सारा चीज तो कौन निकालता है? गवर्नमेंट निकालती है ना। और इससे जो पैसे आते हैं, इसमें कैसे पैसे आते हैं? 1 रुपीज का कॉइन जो है, इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू तो है 1 रुपीज का, और इसका कॉस्ट कितना हुआ होगा? 0.5 पैसा सपोज। तो ये जो 0.5 और 1 रुपीज एंड सर्कुलेशन का जो चार्जेस है, इसके बीच में जो बचता है वो 0.5 रुपीज किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो डिफरेंस है, मतलब कॉस्टिंग एंड सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, वो किसके पास जाएगा? ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसमें भी प्रॉफिट होता है। दीज आर अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। उसके अलावा भी होते हैं अदर जनरल सर्विसेज। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसी को प्रोटेक्शन देती है, सेंट्रल पुलिस देती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन होता है, इसका जो फीस आता है, सोशल सर्विसेज देती है, कहीं पे पार्क्स वगैरह में टिकट लगाती है, कुछ पैसे लेती है, तो ये सब चीज़ों पे आती है, गवर्नमेंट का पैसा मिलता है। ठीक है। देन इकोनॉमिक सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में गवर्नमेंट कुछ फोकस करती है, कहीं पे अपना जैसे आईसीआर का कुछ लैंड है, वहाँ पे इरिगेशन होता है, और कुछ अगर आउटकम निकलता है उसको सेल करने पर जो भी प्राइस मिलता है। और भी एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने जितने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पब्लिक बसेस, पब्लिक व्हीकल्स चलती हैं, उस पर जो पैसे मिलते हैं, तो उससे भी उनको गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशंस, गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्रीब्यूशंस या मल्टीलेटरल बॉडीज जैसे क्या है कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इसमें से कहीं से भी पैसे आते हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये उनका ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशंस में आता है। और ये सारे देखो, ग्रांट इन एड मतलब इसमें लोन्स नहीं आएंगे, लोन्स मतलब आपको रीपे करना है, तो जो ग्रांट्स होते हैं वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि उसको आपको रिफंड नहीं करना है, वापस नहीं करना है। ठीक है ना। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, देखो यूनियन यूटीज का जो भी पैसे आते हैं नॉन टैक्स वाले होते हैं, वो सारा इसमें आता है, क्योंकि टैक्स वाला तो उसी के अंदर में काम करने के लिए बना रहता है, तो ये सारा चीज इससे मिलता है। तो हम लोग के हिसाब से देखा जाए कि टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं 2021 में, देखो कि इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट रिसिप्ट्स हैं एंड डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स मिला के 1.7 लाख करोड़ बनता है ना। इतने सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमारे पास जनरेट होते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट अदर नॉन टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंडिया एयरबुक योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारे जितने चीजों को सेल करती है, इससे क्या है 2.2 लाख करोड़ मिला। ठीक है ना। उसके अलावा कॉइन्स वगैरह अपना स्पेक्ट्रम बेचती है, ये सारी चीजों से काफी कुछ पैसे मिल जाता है गवर्नमेंट को। ग्रांट इन एड दूसरे कंट्रीज से कुछ पैसे मिल जाते हैं। वैसे क्या है, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर से कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यूज आ गया 4 लाख करोड़, है ना। अब देखो टैक्स, आपको दोनों चीज जानना है कि रफली आपका है 4 लाख करोड़, किसमें? नॉन टैक्स है, इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ठीक है ना। टैक्स रेवेन्यू कितना है? 16 लाख करोड़, तो रफली कितना हुआ? 20 लाख करोड़। आपको रफ फिगर हमेशा से पता रहना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी नोइंग कि विच वन इज ग्रेटर, नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होता है कि टैक्स रेवेन्यू? तो डेफिनेटली टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, सो टैक्स रिसिप्ट इज मोर देन नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है ना। सो हियर रेवेन्यू पार्ट इज क्लियर, रेवेन्यू रिसिप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस पार्ट को डील कर लिया, दिस पार्ट को हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया, जिसमें से टैक्स वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। फाइन। फिर अगला आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स में देखो, इसमें एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज हैं। हम लोग देखते हैं इट इज एसेंशियली अ टू वे ट्रांजैक्शन। टू वे ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि जिसमें जो लोन का जो पैसा आता है हमारे पास, हम लोगों ने लोन दिया, उसका पैसा मिला हम लोग को, बट उसको वापस करना है, तो ये है टू वे ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। तो जैसे गवर्नमेंट के पास अपना कोई एसेट है, उसको उसने सेल कर दिया, सेल करने से अपना एसेट गया और आपके पास पैसे आए। ठीक है ना, पैसे आए, तो ये जो पैसे आ रहे हैं, इसको ऐसे ही नहीं मिला है, उसको उसने एसेट सेल किया इसलिए मिला है। कार को उसने सेल किया, कोई लैंड को सेल किया, तो या तो रेंट पे दिया, ये सब चीज क्या है? आपका टू वे ट्रांजेक्शन है, और इसमें से जो भी पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर में आएंगे। रिकवरी ऑफ द लोन्स, है ना, गिवन टू द अदर्स, अगर किसी को लोन दिए थे वो वापस मिलता है, वो आपके पास आते हैं।
फ्रेश लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये जितने टाइप के लोन्स होते हैं वो सारा चीज इसी में आ रहा है, क्योंकि आपको रिटर्न करना है, टू वे ट्रांजेक्शन होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होता है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डालते हैं, एक डेप्ट जो डेट कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, जो कि डेट क्रिएट करते हैं, फ्रेश लोन्स raised by the government along with other liabilities fall under this category, borrowing and other liabilities, है ना। कौन कौन से बोरिंग होते हैं, बोरिंग में दो टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे पहले क्या है, डेट जो क्रिएट करते हैं वैसे कैपिटल रिसिप्ट्स, उसके अंदर में बोरोइंग, ठीक है ना। तो बोरिंग में गवर्नमेंट रेज करती है मनी ऑन द स्टेक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को एक समझ लो इसके बिहाफ ऑफ कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं उसको दे दूंगा वापस क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह आएगा, तो आप प्लीज मुझे लोन दो, है ना। किसी भी इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट हुआ, वो बताता है कि मेरे पास देखो इतना पैसे हैं तिजोरी में, पर ये जब होगा तब मैं दूंगा करके। तो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कैन बोरो, है ना। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपके कंसोलिडेटेड फंड में कितने पैसे हैं ना, उसी के ऊपर तो आपको लोन मिलेगा, ठीक है ना। इन दिस वे गवर्नमेंट कैन बोरो इंटरनली ऑल्सो एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। कैसे इंटरनली कैसे बोरो कर सकती थी गवर्नमेंट, मनी बोरोड विद इन द कंट्री फ्रॉम द पब्लिक, जैसे अगर कंट्री के अंदर में करते हैं तो उसको इंटरनल बोरोइंग करते हैं। जैसे क्या है, बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के थ्रू वो लोन लेती है, या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू करती है, इसके थ्रू इंटरनली विद इन कंट्री वो लोन ले सकती है। बॉन्ड्स इशू होते हैं ना, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट लोन लेते रहती है। एंड इन दिस वे गवर्नमेंट को इंटरनली पब्लिक से लोन मिल जाता है। दोज हु विल बी सब्सक्राइबिंग द बॉन्ड्स दे विल बी गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट, आफ्टर सर्टेन टाइम, जैसे 12 मंथ्स हो गया, 8 मंथ्स हो गया, जो भी टाइम होगा बॉन्ड में लिखा होगा, उसके बाद उनको सर्टेन परसेंटेज पे रिटर्न करना होता है। सो इट्स काइंड ऑफ लोन बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट, और किसके स्टेक में, पब्लिक किसके स्टेक में, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के स्टेक में। और इसके कारण से ये जो लोन ले रही है गवर्नमेंट, वो किसी भी टाइप का डेफिसिट को फाइनेंसिंग करने के लिए या किसी भी टाइप का शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरनल बोरोइंग में एक होता है मार्केट लोन्स। मार्केट लोन्स मतलब इसमें क्या है कि जो लोन लिया जा रहा है वो है पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब मेनली इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इंस्टीट्यूशन में क्या है, आरबीआई हो गया, एसबीआई है, पर ऐसा नहीं कि सारे बैंक से गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, वो आरबीआई के थ्रू लोन लेवाती है, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स से आरबीआई को देगी, आरबीआई के थ्रू एसबीआई को देगी। पर नॉट नेसेसरली ये सभी लोगों के लिए होता है, मतलब ये ओपन टू ऑल नहीं रहता, है ना, ये लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। तो वो हुआ मार्केट लोन। फिर सेकंड होता है ट्रेजरी बिल्स एंड आरबीआई इशूड टू आरबीआई एंड बैंक्स। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टेन्योर्स के होते हैं, है ना। इसमें गवर्नमेंट जितने का बॉन्ड्स होता है उतना ही मेच्योरिटी होता है। 1000 है तो मेच्योरिटी भी 1000 होगा, मतलब आपको 1 ईयर के बाद 1000 ही मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 1 ईयर के बाद 1000 ही मिलेगा तो मैं क्यों सब्सक्राइब करूंगा। यस, रीजन इज दैट क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, 1000 का है तो 800 रुपीज पे मिलेगा या 850 में मिलेगा। सो इन दिस वे ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है फेस वैल्यू से, एंड दिस डिस्काउंटेड का मेच्योरिटी होगा 1000 रुपीज। इन दिस वे ये ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म के लेवल पे लोगों से पैसा उठाया जाता है, और ये गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इसके थ्रू, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस था, एक वो 12 मंथ से ज्यादा का था और ये शॉर्ट टर्म के लिए था। और भी इंटरनल डेट होते हैं, जैसे क्या है, गवर्नमेंट कई बार शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि उसको ज्यादा टाइम मिल जाए रीपेमेंट के लिए, ठीक है। उसको बोला जाता है फंडेड सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है। और भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसको मार्केटेबल होता है, उसको नॉन मार्केटेबल किया जाता है, ये नॉन मार्केटेबल को मार्केटेबल किया जाता है। मतलब क्या है कि आपने एक बार खरीद लिया उसके बाद किसी और को सेल नहीं कर सकते, तो वो क्या है, नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब आपने खरीद लिया उसको दूसरे को आप सेल कर सकते हो, तीसरे को सेल कर सकते हो। तो ये क्या है, इसके थ्रू भी गवर्नमेंट क्या है, इंटरनल डेब्ट को कंट्रोल करती रहती है। अगर नॉन मार्केटेबल होता है तो क्या है कि आप उसी से वापस परचेस कर लोगे। नॉन मार्केटेबल होगा तो ये आपके हाथ में नहीं रहते, जो लोग परचेसर होते हैं वो आपके हाथ में नहीं रहते, ठीक है ना। तो अदर स्पेशल सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट क्या है, स्पेसिफिक पर्पस से कुछ कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, जैसे ऑयल के लिए बॉन्ड्स, है ना, फर्टिलाइजर के लिए बॉन्ड्स।
सो दैट उसी सेक्टर को बेनिफिट मिल सके। इन दिस वे गवर्नमेंट और भी बहुत सारे सिक्योरिटीज को स्टेक में रख के कुछ कुछ बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती रहती है। ये जो मैकेनिज्म है इसको बोला जाता है, ये डेट क्रिएट करते हैं, है ना, डेट क्रिएट करते हैं, बोरोइंग हो रहा है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट बोरो एक और तरीके से करती है, आरबीआई को बोलती है कि प्लीज टेम्परेरी लेवल पे मुझे कुछ वेज एंड मीन्स प्रोवाइड करो जिसमें से मुझे टेम्परेरी लेवल पे जो डेफिसिट है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। सो फॉर दैट गवर्नमेंट गोज टू आरबीआई एंड आरबीआई सिंपली प्रिंट्स द मनी एंड प्रोवाइड्स इट, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देती है ना। ये क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का बैलेंस निगेटिव होता है तो आरबीआई एक प्रकार से उसको लोन दे रहा है शॉर्ट टर्म, जिसमें इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये एक विंडो प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के थ्रू, ताकि क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाए। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, आपके पास अकाउंट में है 1000 रुपीज, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आप अगर 1200 भी निकाल पा रहे हो तभी भी बैंक अलाउ कर रहा है, दैट इज 200 रुपीज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वैसे क्या है, आरबीआई जो बैंक जो गवर्नमेंट का बैंकर है ना, आरबीआई इज द गवर्नमेंट का भी बैंकर है और इधर बैंक अदर बैंक्स का भी बैंकर है। तो गवर्नमेंट का जितना पैसा है आरबीआई के पास जाता है, पैसा है मतलब गवर्नमेंट का जितना भी अर्निंग है वो आरबीआई के पास सिक्योरिटी के फॉर्म में आता है, आरबीआई प्रिंट करता है और उसको वापस करता है। बट गवर्नमेंट बोलती है कि मैं सिक्योरिटीज बाद में दूंगा, आप मुझे टेम्परेरी बेसिस पे आप मुझे मनी प्रिंट करके दो। सो दैट इज द वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है ना। ये सारा हुआ इंटरनल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग में क्या होता है कि मल्टीलेटरल लोन्स, मतलब वी आर अप्रोचिंग टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इन द वर्स्ट सिनारियोस। जैसे हम लोग 1990s में पहुंचे थे, अभी जैसे पाकिस्तान पहुंचा है कि वी डोंट हैव मनी कि हम गवर्नमेंट को चला सकें, तो बोरो किया जाता है, बट इसमें गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज नहीं डाला जाता है। रीजन क्या होता है कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी डाउनफॉल हो जा रहता है या गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना डेट में होता है कि उसकी सिक्योरिटीज का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता, तो आईएमएफ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लोन प्रोवाइड करता है। ऑल्सो बायलेटरल लोन्स, लाइक इंडिया का अगर प्रॉब्लम हुआ तो इंडिया के जो फ्रेंड्स है जापान के पास जाएगा, यूएस के पास जाएगा, उसके थ्रू लोन लेगा, तो बायलेटरल लेवल पे अपने कंडीशंस पे लोन मिल सकते हैं। सो दीज आर द एक्सटर्नल बोरोइंग्स अगेंस्ट विच इस लोन्स के अगेंस्ट में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये सारे बॉन्ड्स एंड लोन्स हैं जो कि कैपिटल रिसिप्ट्स में आ रहे हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में आपको लोन को रिपे करना पड़ रहा है। तो मैंने देखा है कि आपका क्या क्या डेट वाले कैपिटल रिसिप्ट्स थे, है ना, सारे डेट क्रिएट कर रहे थे। तो क्वेश्चन एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था 2018 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, मार्केट बोरोइंग इंक्लूडिंग स्पेशल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल लोन्स रेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, है ना, रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, प्रोविडेंट फंड्स। तो आपको पता है कि टैक्स और जो ये होता है प्रॉपर्टी से जो पैसे आते हैं वो तो रेवेन्यू के अंदर में जाते हैं, है ना, तो रेवेन्यू के अंदर में जाते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हो नहीं सकता, सो इट विल कम अंडर कैपिटल रिसिप्ट्स, सो इट इज नॉट ए कंपोनेंट, सो आंसर शुड बी सी, ठीक है। फिर होता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। हम लोगों ने डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स देख लिया। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आते हैं, जो ऐसे हैं जो कि आपको आपने कभी दिया था और वापस मिल रहा है आपको, है ना, तो इसमें आपका डेट नहीं क्रिएट हो रहा है, बल्कि आपने पहले डेट आपने किसी को पैसे दिए थे, वो आपका एसेट था और वो आपको वापस मिल गया। सो रिकवरी ऑफ द लोन्स, आपने किसी को दिया, एट द सेम टाइम आपके पास कुछ पीएसयूज हैं, अपने सारे पीएसयूज बना के रखे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसका कुछ शेयर आपने मार्केट में उतार दिया, या तो आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। इन दिस वे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना एसेट को सेल करती है और इसके रिटर्न में उनको कुछ पैसे मिलते हैं। इसमें डेट क्रिएट नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम एसेट रिडक्शन हो रहा है और इसके थ्रू पैसे मिल रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो टू वे, एसेट जाता है और आपको पैसे मिलते हैं, सो इट इज द नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। सो डिसइन्वेस्टमेंट को में कुछ जगह यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? इसका मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट ऑफलोड कर देती है 51% एंड अबव अपना शेयर होल्डिंग को प्राइवेट प्लेयर्स को, सो गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट का कंट्रोल उसको हटा देती है और प्राइवेट पार्टी को दे देती है। इन दिस वे गवर्नमेंट क्या करती है, एफिशिएंसीज लाने की कोशिश करती है
और इसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सम ऑफ द लॉस मेकिंग पीएसयूज को गवर्नमेंट क्या करती है, नीति आयोग के कंसिडरेशन पे या नीति आयोग के सजेशन पे उसका स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्ट कर दिया रहा है। अब क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको 51% स्टेक दोनों को देना है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में 51 एंड अबव भी हो सकता है ना। तो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन बोलने से क्या है कि सारे अपोजिशन उसके पीछे लग जाएंगे कि प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो उससे अच्छा आप लोग अच्छा वर्ड लेके आ गए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट नीति आयोग हैज आइडेंटिफाइड एयर इंडिया, पावर हंस, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स, ये सारे को डिसइन्वेस्टमेंट करने का नीति आयोग ने सजेशन दे दिया है ऑलरेडी। तो फ्रॉम 2018 गवर्नमेंट कंटिन्यूस से ट्राई कर रही है कुछ ना कुछ को, जैसे आईडीबीआई को सेल कर दिया, एलआईसी को, एयर इंडिया को सेल करने की कोशिश किया, बट कोई कस्टमर नहीं मिले तो उसको पोस्टपोन कर दिया। 2019 में फिर से ट्राई किया, निर्मला सीतारमन ने बोला कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे एयर इंडिया का, बट अगेन देयर इज नो टेकर्स, अभी कोई है नहीं। फिर इसके बाद बहुत सारे पीएसयूज के जो एसेट्स हैं उसको रेंट पे दिया या सेल कर दिया, ऐसा काम किया उन्होंने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, जो हम लोगों ने बाहर से जो लोन्स मिल सकते हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है उसको रिलैक्स कर दिया। इन दिस वे क्या है, बाहर की कंपनी इंडिया के कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। इन दिस वे हम लोगों ने अलाउ किया कि हमको कुछ पैसे मिले और हमारा जो दूसरे कंपनीज में कुछ शेयर है उससे हटे और इसके थ्रू एफिशिएंसीज आए, है ना, ऐसा बोला जाता है। 2019 में गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर 5 पब्लिक सेक्टर, है ना। अब देखो बीपीसीएल इतना बड़ा कंपनी, इसको भी हम लोग अभी हमारे लाइन पे है कि इसको हम लोग को सेल करना है, गवर्नमेंट सेल करने वाली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, इसका गवर्नमेंट धीरे से इसको हटाने वाली है, ठीक। तो डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट हर साल टारगेट रखती है, इसके थ्रू गवर्नमेंट को काफी पैसा मिलता है और जो भी डेफिसिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी गवर्नमेंट क्या करती है उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है। प्रणब मुखर्जी के टाइम से लेके अभी तक कंटिन्यूसली सब लोग क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, सब जब टाइम आता है तब हम लोग उसको डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। इनफैक्ट अटल के समय से चालू हुआ था। सो इन दिस वे व्हाट वी आर डूइंग, 2017 में 1 लाख करोड़ का टारगेट किए, वी वर एबल टू डिसइन्वेस्ट। 2018 में भी कर लिए, 2019 में हम लोग किए पर हम लोग को उतना नहीं मिला, 65,000 करोड़ ही हमारा अर्निंग हो पाया। तो इन दिस वे हमारा उतना तो नहीं हो पाया अर्निंग उसमें। और 2020 में भी चांसेस बहुत कम है। रीजन क्या है कि देयर इज नो स्टेक होल्डर कंपनी, देयर इज नो पर्सन की उसको ले। रीजन है जो कि सिनारियो बहुत खराब है, बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, कोविड का सिचुएशन, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ये सारे के कारण से बैक टू बैक जो पंच मिला है इकोनॉमी को, इसके कारण से क्या हो रहा है कि सारे कंपनीज वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि वेदर टू एक्वायर द थिंग्स और नॉट। एट द सेम टाइम ऑलरेडी कंपनीज के जो शेयर हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज के शेयर काफी डाउन पे हैं और इसमें फिर सस्ते में सेल करने से मतलब नहीं है, तो इससे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट अभी डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर पा रही है क्योंकि सिनारियोस खराब है, ठीक है ना। कैपिटल डेट रिसिप्ट और नॉन कैपिटल डेट रिसिप्ट के बारे में हम लोग समझे। अब इसमें से कौन सा ज्यादा होता है, जो कि डेट क्रिएट करता है 8 लाख करोड़, और ये 2.25 इज द नॉन डेट डेट रिसिप्ट हैं। अब देखो विद इन डेट रिसिप्ट में सबसे ज्यादा कौन सा बोरोइंग है, इंटरनल बोरोइंग है। किससे ज्यादा ले रही है, आरबीआई, बैंक्स, नॉन एनबीएफसी, कुत्ता बिल्ली, सबसे ले लिया हम लोगों ने लोन, ठीक है ना। फिर 57,000 हम लोगों ने एक्सटर्नल बोरोइंग किया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक से हम लोगों ने जहां से भी बैंक में मेंबरशिप मिलती है उससे लोन उठा लेते हैं। So bigger portion of the capital receipts come from this internal borrowing, and you will have to remember that कि internal borrowing is more than external borrowing. Is it? Tax revenue is more than non-tax revenue. ठीक है ना। वैसे ही क्या है, कैपिटल डेट रिसिप्ट इज मोर देन नॉन डेट रिसिप्ट। अब नॉन डेट रिसिप्ट में क्या प्रिंसिपल हम लोग को रिकवर होता है 15,000 करोड़, फिर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके थ्रू हम लोग को कितना मिला 2.25 लाख करोड़, बट स्टिल इट इज क्वाइट लेसर देन दिस कैपिटल डेट रिसिप्ट। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस रिसिप्ट पार्ट, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट को पढ़ लिए, कैपिटल रिसिप्ट को पढ़ लिए, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है ना। नाउ एक्सपेंडिचर पार्ट, देयर इज टू पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन रेवेन्यू इज द वन वे ट्रांजेक्शन, है ना। आपका जो खर्चा होता है वो वापस भी नहीं मिलने वाला, है ना, डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, इनडायरेक्टली भले मिलते रहे। तो वंस यू आर स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन सैलरी, ऑन एनीथिंग ऑन द पेंशन, ये क्या आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो दैट विल नॉट यील्ड एनी रिटर्न इन द फ्यूचर, एनी रेवेन्यू इन द फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली ये चिल्लर खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी एंड इट कैन नॉट रिकवर
जैसे क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं बोरोड लोन पे, और वो इंटरेस्ट क्या कभी रिकवर होगा? नो, इट विल नॉट रिकवर। डिफेंस के प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, सम ऑफ द, आप बम खरीदे, अब बम को क्या, बम को वापस भेजोगे और उसके बाद उसके पास पैसा लोगे? नो। सो डिफेंस में कुछ एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल में आते हैं, कुछ रेवेन्यू में आते हैं, कुछ सैलरीज और ये सब चीज जो, अब जैसे गन है, गन का गोली जो आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। बट अगर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाने की मशीन्स आप खरीद रहे हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो डिफेंस बहुत बड़ा खर्चा है। फिर सब्सिडीज में खर्चा बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट का, फर्टिलाइजर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पे, राशन पे, सब पे खर्चा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा होता है। दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। Then some of the grants which will have to be provided according to the formula of the financial commission, finance commission के basis पे आपको क्या करना है, पैसे देने हैं, along with the pension and salaries देना है। ये सारा किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। Then you are also providing economic services, है ना, इकोनॉमिक सर्विसेज, एग्रीकल्चर को आप कुछ प्रोवाइड करते हो, सब्सिडीज देते हो, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, मंडीज प्रोवाइड करते हो, कुछ फ्री में सॉफ्टवेयर देते हो, इंडस्ट्रीज को ऐसे देते हो, पावर सेक्टर्स को देते हो। इन दिस वे आपका एक्सपेंडिचर जाता है। अदर जनरल सर्विसेज जैसे क्या है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप बॉडी क्रिएट करते हो, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए आपने उनको घूमने फिरने के लिए, सारा चीज के लिए जो खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। सोशल सर्विसेज के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा चीज किस में आएगा? सोशल सर्विसेज में आएगा। पोस्टल डेफिसिट काफी दिनों से हो रहा है, इसके कारण से भी जो खर्चा जो बियर करना पड़ता है वो गवर्नमेंट को ही बियर करना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन द यूनियन टेरिटरीज जो होता है, यूटी को तो गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ता है, वो सब इसमें आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ग्रांट्स टू द फॉरेन गवर्नमेंट्स, दूसरे कंट्रीज, भूटान, नेपाल या गरीब कंट्रीज को जितने को हम लोग लोन देते हैं, फ्रॉम दैट टू देम वी वर प्रोवाइडिंग इन एनी कैलेमिटीज के समय में हम लोग कंबल बांटते हैं, ये सब बांटते हैं, अनाज बांटते हैं, ये सब किस में आएगा? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बिकॉज इससे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। अब गुड फेथ मिलता है बट दैट इज नॉन टेंजिबल, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से 2021 में यू कैन सी इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द प्रीवियस लोन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत बड़ा चंक चला जाता है। आप जो लोन लिए हो, जो कि कैपिटल रिसिप्ट में आता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में लोन आ गया, बट जो उसका एक्सपेंडिचर होता जाता है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट होता रहता है, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और उसके कारण से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लोन ले लेके 7 लाख करोड़ बन गया, ठीक है ना। फिर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स देते हैं, लोकल बॉडीज को लोन देते हैं। ये जो लोन देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसके थ्रू जो पैसा जाता है वो बहुत ज्यादा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा किस में जा रहा है, देख रहे हो, सबसे ज्यादा जा रहा है लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने में। फिर 5.6 लाख जा रहा है स्टेट को ग्रांट देने में। फिर हमारा सब्सिडीज पे जाता है ना। आपको सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस मतलब किसमें ज्यादा जाता है, किसमें कम जाता है। फिर सब्सिडीज पे काफी ज्यादा पैसा जाता है, पहले बहुत ज्यादा जाता था। फूड सब्सिडीज पे उसमें सबसे ज्यादा जाता है। देखो सब्सिडीज में भी सबसे ज्यादा क्या है, फूड सब्सिडीज। सेकंड है फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो FU एंड फूफे, फूफा जी के ऊपर बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है ना, फूड एंड। फिर इसके बाद फूफू जी पे जाता है, ठीक है ना, फ्यूल, फूफे फू, ठीक। और फू में भी किस में जाता है, LPG पे जाता है और केरोसिन पे जाता है ना। ये तो DBT लाने के बाद से थोड़ा सा LPG में कम हुआ और 12 सिलेंडर के बाद से थोड़ा सा हमारा कम हुआ, बट स्टिल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपका कमर्शियल गैसेस ना लेके LPG जो होम वाला जो होता है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इन दिस वे फूड सब्सिडी पे देखो हमारा बहुत खर्चा जा रहा है। मतलब राशन वगैरह पे जो हम लोग पैसे बांटते हैं, फूड सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग बहुत सारे जो राशन कार्ड बांटते हैं, जिसमें से हमारा काफी पैसा निकल जाता है। फिर इंटरेस्ट सब्सिडीज जो वेव ऑफ कर देते हैं, फार्मर का लोन को वेव ऑफ करते हैं, MSMEs को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लोन देते हैं, MSMEs को लोन देते हैं, है ना। ये सारा किस में जाता है, इंटरेस्ट, ये सारा आपका सब्सिडीज का पार्ट है, ठीक है ना। कई बार किसी का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड देती है कि ताकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा हायर मत चला जाए, ठीक है। क्योंकि हाई प्राइस जाएगा तो होल्डिंग हो जाएगा, होल्डिंग होने के कारण से और प्राइस हाइक होगा। इसके कारण से गवर्नमेंट क्या है, आर्टिफिशियली कर्व करती है प्राइस को, ठीक है ना। फिर डिफेंस में कितना खर्च हो रहा है, देखो डिफेंस में 2.2 लाख करोड़ एंड सब्सिडीज पे 2.6 लाख करोड़, ठीक है ना। तो डिफेंस पे भी हमारा काफी कुछ पैसा जाता है। देन पेंशन टू द रिटायर्ड एम्प्लॉयज, ये भी एक बड़ा टेंशन है गवर्नमेंट का। एंड अलॉन्ग विद दैट ये सारे हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा खर्चा जाता है। इन दिस वे टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है 26 लाख करोड़ एंड टोटल रेवेन्यू कितना है 20 लाख करोड़। तो डेफिसिट कितना हुआ 6 लाख करोड़। सो रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। 26 लाख करोड़ का आपका एक्सपेंडिचर हुआ, रिसिप्ट हुआ 20 लाख करोड़ का, तो 6 लाख करोड़ आपका डेफिसिट हुआ, ठीक है ना।
और ये क्या है, जीडीपी का कितना हुआ, हमारा जीडीपी कितना है, आपको जीडीपी जानना जरूरी है। 225 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है, तो ये डेफिसिट कितना हुआ, 2.67% हुआ, ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। तो आपका डेफिसिट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 2.67%। इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है ना। फिर इसका देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हम लोग परमानेंट एसेट को हम लोग खरीदते हैं, खरीदने के लिए मतलब जैसे एसेट खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं किसी एरिया पे, हम लोग मिनिस्ट्रीज का ऑफिस खोलने के लिए या कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लगाने के लिए हम लोग करते हैं, या कोई नया पीएसयूज बनाते हैं, है ना, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। बट क्या है, उससे कुछ रिटर्न मिलने वाला है, उसका प्रॉफिट से, उसके डिविडेंड से, ये सबसे हम लोग रिटर्न मिलता है ना। पीरियडिकल इनकम मिलता है, जब हम लोग किसी को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट के नाम पे आपको इनकम मिलता रहता है, दो दिस कम्स अंडर इंटरेस्ट, है ना। आर्टिकल 34 ऑफ द ऑडिट कोड में जो भी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं, है ना, वो जो चीजें लिखे हैं वो सारे चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं, ठीक है ना। एक कंसेप्ट बिल्डिंग का पार्ट मैं बता रहा हूं आपको। कैपिटल रिसिप्ट अगर आपको जानना है तो जब भी कैपिटल रिसिप्ट होता है तो आइदर एसेट डाउन होते हैं या लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं। सोचो अच्छे से, आपने अपना बिल्डिंग को सेल कर दिया, उसके कारण से आपको पैसे मिले, तो एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, बट आपको पैसे मिले, तो रिसिप्ट जब भी हो रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रहा। या आपका पीएसयू था जो कि आपका एसेट था, आपने किसी को दिया, सेल कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, पैसे मिले, तो क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ। और लायबिलिटीज क्या हुआ, जैसे ही आपने किसी से लोन लिया आपको कैपिटल रिसिप्ट हुआ, बट उसका लायबिलिटीज बढ़ गया, तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है मतलब कैपिटल रिसिप्ट, है ना। आपने किसी को भी लोन देते हो, सॉरी किसी से भी लोन लेते हो तो आपको रिटर्न करना है, तो लोन लेते हो वो तो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो लायबिलिटीज तो बढ़ जा रहे हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट्स ऑलवेज डिक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लायबिलिटी, सो दैट्स व्हाई कैपिटल रिसिप्ट्स इज नॉट वेरी मच एंटरटेन्ड, है ना। हम लोग उसको ज्यादा ये नहीं देते, रादर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कैपिटल मतलब आपके पास से कोई बड़ा चीज जा रहा है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बोला जाता है ये गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, आप रोड्स बनाते हो, है ना, आप फ्लाई ओवर बनाते हो, उसके ऊपर टोल टैक्स लगाते हो, उसके बाद उसको अर्निंग मिलता रहता है। एट द सेम टाइम जितने गाड़ियां जाएंगी, जितने टाइम सेव होगा, उसके कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उससे आपको पैसे टैक्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली गुड, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होते हैं एंड लायबिलिटीज, और या तो लायबिलिटीज डिक्रीज होते हैं। कैसे, आपने क्या किया, किसी का लोन को पेमेंट कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट को पेमेंट कर दिया तो आपका लायबिलिटीज डिक्रीज हो गए, तो लायबिलिटीज इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो वेन एवर एसेट विल रिड्यूस और लायबिलिटीज विल इंक्रीज, you should think that it will get counted in the capital receipts. So revenue receipt is good, revenue expenditure is not good, capital receipt is bad, capital expenditure is good, fine, ठीक है ना। अब देखते हो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या चीजें हैं। डेट क्रिएटिंग क्या है, 8 लाख करोड़, नॉन डेट क्रिएटिंग 2.25 लाख करोड़। हम लोग के पास सबसे ज्यादा जो रिसिप्ट आता है वो किससे आता है, इंटरनल बोरोइंग से, एक्सटर्नल बोरोइंग से, आप लोगों को याद होगा। और सबसे ज्यादा हम लोग को खर्च नॉन डेट से आ रहा था, लोन के प्रिंसिपल जो रिकवर होता है उससे रिसिप्ट मिल रहा था, और हमारा किससे आ रहा है, जो डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दिस वे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, मतलब आपका एसेट चला जा रहा है, लोन का प्रिंसिपल रिकवर हो गया, और लोन इज द एसेट, और लोन को बोला जाता है ना एसेट, लोन इज द एसेट एंड डिपॉजिट इज द लायबिलिटी। तो जैसे ही लोन का पैसा वापस मिल गया तो आपका एसेट रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, रिसिप्ट होने से आपका एसेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। सो इन दिस वे आपके कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आप समझ गए। तो अब क्या है, जो डेफिसिट हुआ, डेफिसिट क्या हुआ कि जितना आपका रेवेन्यू और कैपिटल का रिसिप्ट हुआ उसके कंपैरिजन में कितना रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हुआ और कैपिटल पे एक्सपेंडिचर हुआ, ये दोनों को माइनस करेंगे तो बजट में डेफिसिट या सरप्लस आ सकता है या तो बैलेंस्ड हो सकता है। सो गवर्नमेंट इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, ऐसे देखने को दिन तरस गए, पर इसको बोला जाता है सरप्लस बजट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर होने पे एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों बराबर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है और इनकम कम होता है तो वो डेफिसिट बजट बोला जाता है, ठीक है ना, डेफिसिट बजट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट
हमारा क्यों हो रहा है याद होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर किस में ज़्यादा है, लोन के इंटरेस्ट पेमेंट करने में, स्टाफ के सैलरी प्रोवाइड करने में, इसलिए हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। तो अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करोगे और रिसिप्ट को बढ़ाओगे तो इन दिस वे रेवेन्यू डेफिसिट को आप कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बट ऑल द टाइम रेवेन्यू डेफिसिट को बहुत ज्यादा कम करने पर नहीं डालते, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ही आप कम करते हो तो क्या है, आप सोशल स्कीम्स पे पैसा नहीं डालते हो, सोशल स्कीम्स पे पैसा नहीं डालते हो तो नए स्कूल और हॉस्पिटल्स ये सारे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि एक्चुअल में जो फ्यूचर में आउटकम होने वाला है वो नहीं होता, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट लेसर हो जाता है। इसलिए क्या है, इसलिए हम लोग क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा भी नहीं करते और बहुत कम भी नहीं करते हैं। बट अगर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगे तब क्या होगा, अगर सपोज बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने लगे तो आपके पास डेफिसिट हो जाएगा, है ना। आपको लोन लेने में, लोन के इंटरेस्ट में ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा, और लोन के इंटरेस्ट में पेमेंट करना पड़ेगा तो मतलब आपके सब्सिडी नहीं दे पाओगे, बाकी चीजों में खर्चा नहीं कर पाओगे, नए स्टाफ्स नहीं डाल पाओगे, रिक्रूटमेंट नहीं कर पाओगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इसलिए क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा कभी भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो हम लोग को बढ़ाना तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू रिसिप्ट को भी बढ़ाना चाहिए। बट अब अगर सिर्फ एक्सपेंडिचर करते जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, पब्लिक को खुश कर रहे हो और टैक्स को कम ले रहे हो, या तो ज्यादा लोगों से टैक्स नहीं ले रहे हो। इसलिए क्या है, जब ये पॉपुलिस्ट बजट बोला जाता है ना, जब जैसे अगले साल इलेक्शन होने वाला है या इसी साल इलेक्शन होने वाला है, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। दैट शुड नॉट बी एंटरटेन, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट में सारा खर्चा अगर आपका सोशल स्कीम्स को ना होके वो फालतू टाइप के खर्चे में लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो बोरो करना पड़ेगा, है ना। और कहीं ना कहीं से जब बोरो करेगी तो क्या होगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कम रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कम रहेगा तो ब्रिजेस नहीं बनेंगे, स्कूल्स नहीं बनेंगे, नए इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे। इसलिए क्या है कि अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर देते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कहीं ना कहीं हम लोग को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो बजट को तो नॉर्मल रखना है ना। तो अगर आप एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में ज्यादा करते हो और कैपिटल में कम करते हो तो दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्वाइट गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है ना। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम होगा, है ना। स्कूल्स नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, वैसे इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने रेलवेज नहीं क्रिएट किया तो इंडस्ट्रीज नहीं बन पाएंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया तो इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से आपका पूरा इकोनॉमी खराब हो सकता है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड, कैपिटल डेफिसिट इज गुड, बट रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट गुड, ठीक। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का आया क्योंकि गवर्नमेंट को टारगेट मिलता रहा, सारे गवर्नमेंट को, कि प्लीज रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम लोग क्या किए, एक और टर्म लेके आए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है आपको याद होगा, रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पार्ट था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पार्ट था उसमें था ग्रांट जो हम लोग स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट्स गुड, है ना। बट क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस ग्रांट को अगर स्कूल्स कॉलेजेस बनाने में यूज कर रही है, या रेलवेज के लिए, रेलवेज नहीं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटल्स बनाने में खर्चा कर रही है, तो क्या है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो स्टेट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है ग्रांट्स में से, जितना उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो, ठीक है ना। सो इन दिस वे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू वेरियस बॉडीज विच वर स्पेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, जैसे 2 लाख करोड़ उसमें खर्चा हुआ, तो जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम होकर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 4 लाख करोड़ हो गया, जो कि 1.8% ऑफ जीडीपी हुआ। तो इससे क्या हुआ, ये वैसे 2020 के लिए काफी बढ़ गया, है ना, जबकि इतना नहीं था पहले। तो इससे क्या हुआ कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट सही हो गया। अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको याद होगा डेफिनेशन क्या था,
टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स क्रिएशन फॉर एसेट, कैपिटल एसेट का क्रिएशन के लिए। तो ये एक प्रकार से गवर्नमेंट किसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना चाह रही थी। बजट डेफिसिट आपको याद होगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। बट क्या होगा, आपको तो पता है रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो बजट डेफिसिट तो हमेशा से रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट डेफिसिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचेगा? बोरो करना या तो टैक्स बढ़ाना। तो सपोज गवर्नमेंट बोरो करती है तो बजट डेफिसिट जीरो हो जाता है, क्योंकि रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जितना डिफरेंस होता है उतना गवर्नमेंट बोरो कर लेती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ, 2 लाख करोड़ का कुछ डिफरेंस हुआ था यहाँ पे, है ना। कितना डिफिसिट हुआ? 4 लाख करोड़ का। तो 4 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, तो बजट डेफिसिट तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि बोरो करके आपने मिनिमाइज कर दिया। जैसे ही आपने बोरो किया, क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट आ गया आपके पास, और कैपिटल रिसिप्ट कंपनसेट कर रहा है किसको? रेवेन्यू रिसिप्ट को, ठीक है ना। मैंने बताया कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट गुड, क्योंकि इसमें एसेट का डिक्रीज होता है और लायबिलिटीज बढ़ जाती है। आपका लायबिलिटीज बढ़ रहा है बोरो करने पर, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, बजट डेफिसिट तो जीरो हो रहा है, बट हम लोग उसको काउंट करते हैं फिजिकल डेफिसिट के अंदर। बजट डेफिसिट जितना भी हुआ, फिर उसको बोरो करना पड़ा, जितना जीरो करने के लिए उसको जितना बोरोइंग करना पड़ा, ये दोनों मिला के जितना हुआ वो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है ना। और बोरो कैसे होगा? इंटरनल बोरोइंग होगा या एक्सटर्नल बोरोइंग होगा, इसके थ्रू होगा। तो फिजिकल डेफिसिट में बजट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए जितना बोरो करना पड़ा वो होता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है ना। अब जैसे अभी आप बोरो करोगे या गवर्नमेंट बोरो करती है, तो उसको नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू डेफिसिट में आएगा वो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में, याद है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता जाएगा तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दिस वे फिजिकल डेफिसिट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, है ना। गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट को तो लोन लेना ही पड़ेगा, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट गिव्स द सिग्नल टू द गवर्नमेंट अबाउट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल सोर्सेस। और बोरो, अगर कोई पर्सन अगर बोरो करता है बहुत ज्यादा, है ना, और नहीं पे कर पाया तो उसका सिविल रेटिंग खराब होता है। वैसे ही अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा बोरो कर रही है, और अगर बोरो कर रही है उसका आमदनी नहीं है पर उसका इंटरेस्ट पेमेंट उससे ज्यादा होने लग जाएगा, तो वो डिफॉल्ट कर सकती है गवर्नमेंट, है ना। आर यू गेटिंग? 100 करोड़ अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और अगर हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट, ईएमआई पेमेंट ही 110 करोड़ हो गया, मतलब गवर्नमेंट इज डिफॉल्टिंग, मतलब गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली है। मतलब सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं ना, जो जैसे क्या है कि मूडीज होता है, फिच होते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसको गवर्नमेंट को लोन नहीं देते हैं या गवर्नमेंट का रेटिंग कम कर देते हैं, सॉरी लोन नहीं देते, मतलब रेटिंग कम कर देते हैं। और रेटिंग, गवर्नमेंट का रेटिंग कम होने से बाहर से एफडीआई एंड एफआईआईज नहीं आते हैं, शेयर मार्केट में भी लोग कोई खरीदता नहीं है, और एक पुअर सिनारियो दिखाता है आपके कंट्रीज का, जो कि आपका पाकिस्तान, इटली, ये सब के साथ हुआ, ठीक है ना। तो यही है, अगर आप बोरो करते जा रहे हो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, आप कैपिटल रिसिप्ट से आपने उसको कंपनसेट कर लिया, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ते जाता है, और फिजिकल डेफिसिट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज इट विल रिजल्ट इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसलिए आपको टैक्स का रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो द मेजर सोर्सेज ऑफ द फंड्स आर, अब कहाँ से मिलेगा? अगर टैक्स और बोरो, तो टैक्स आप ज्यादा करते हो तो क्या होता है, टैक्स अगर ज्यादा कर दोगे, अगर टैक्स आप ज्यादा बढ़ाओगे तो टैक्स लोग इवेट करना चालू कर देंगे, है ना। इवेट करना चाहिए मतलब टैक्स नहीं देंगे, किसी तरीके से गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाएंगे। या तो टैक्स अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या हो सकता है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम लोग भी डिस्करेज होंगे कि ज्यादा अर्निंग के लिए, क्योंकि सारा पैसा अगर आपका टैक्स में चला जाता है, आपका 100 रुपीज कमाते हैं और 40 रुपए टैक्स में चला जाए तो डिस्करेज हो गए। तो इसलिए क्या होता है कि आपका इनोवेशन खत्म होता है, आपका प्रोडक्टिविटी खत्म होता है, और आपका टैक्स ज्यादा बढ़ा देने से क्या होता है कि तो आप एक्सपेंडिचर भी कम करते हो, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स से भी बचना चाहते हो। आप सोप खरीदते हो, जो कि बहुत अच्छा सोप खरीदते थे, आप सोप खरीदोगे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू फिर इनडायरेक्टली कम हो जाता है, क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा टैक्स बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। बट क्या बोरो किया जा सकता है?
बोरो करते हैं पर अप टू अ लिमिट, वेज एंड मीन्स एडवांस है, आरबीआई प्रोवाइड करता है, डब्ल्यूएमए प्रोवाइड करता है ना। बट अल्टीमेटली आपको तो वापस करना ही है ना, हर किसी को बॉन्ड्स आपको रिटर्न करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेते जा रहे हो तो क्या है कि आपका बॉन्ड्स का जो है, बॉन्ड्स में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स आपके क्रेडिबिलिटी पे मैटर करता था कि आप अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो बॉन्ड्स में अगर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग खरीद दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट अगर स्टेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए 10% एंड अबव पे लोन लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी खराब हो गया, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कोई खरीद नहीं रहे हैं। तो या तो आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाओ या खुद का स्टेबिलिटी बढ़ाओ, दोनों में से एक चीज है ना। सो इन दिस वे गवर्नमेंट बोरो करने का भी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है तो। फिर एक टर्म आता है प्राइमरी डेफिसिट। जैसे अगर मैंने इंटरेस्ट पेमेंट का हटा दिया, बाय द वे मैं चाहता हूं कि इस साल मैंने कितना पाप किया, पास्ट ईयर का मैंने इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया, कितना भी इंटरेस्ट में पेमेंट कर रहा हूं उसको मैंने कैलकुलेशन से सपोज हटा दिया, तो मैं देखूंगा इस साल के लिए मैंने कितना रेवेन्यू किया और कितना कैपिटल मुझे मिला, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट हुआ। तो बोरोइंग पार्ट हटा देने से आपको प्रेजेंट ईयर का आपको सिनारियो पता चलता है। तो इसलिए क्या है, जब फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द पब्लिक डेब्ट को हम लोग हटा देते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब जितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसको हटा देते हैं, तो आपको रियल सिनारियो पता चलता है इस साल का क्या प्रॉब्लम, आपने कितना अच्छा काम किया, ठीक है ना, या कितना खराब काम किया। तो अब सारे टर्म्स फिर से क्लियर करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इसका डेफिनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू से रिसिप्ट। आपको रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो कम हो जाएंगे। तो ये 6 लाख करोड़ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 4 लाख करोड़ है। बजट डेफिसिट जीरो कर देते हैं, कैसे करते हैं, बोरोइंग करके, और जैसे ही बोरोइंग करते हैं आपको फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है ना। वो रफली कितना था, 8 लाख करोड़। प्राइमरी डेफिसिट मैंने बताया कि अगर कितना इंटरेस्ट कटाना है उसको हटा देते हैं, तो आपको तो याद होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा तो इंटरेस्ट था, अगर इसको हटा देते तो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है 88,000 करोड़, है ना। हाँ, तो देखो हमारा 0.4% ऑफ जीडीपी बस होता है। सो इन दिस वे इंटरेस्ट पेमेंट हमारा बढ़ते जाता है बिकॉज हम लोग हर साल डेफिसिट में जाते हैं। तो हमारा जो डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू ले फिजिकल डेफिसिट हुआ या इफेक्टिव रेवेन्यू या प्राइमरी डेफिसिट हुआ, हमारा कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी, बट कोविड के बाद से ये सारा फिर से बढ़ रहा है बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो ये सिनारियो है। फिर एक मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आरबीआई को फोर्स करती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप मनी प्रिंट करो और मुझे पैसे दो। इट इज द चीपर फॉर्म ऑफ डेफिसिट, मतलब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है और सो दैट क्या होता है कि उनको गवर्नमेंट को पैसे मिल सके, कहीं से बोरो ना करना पड़े, किसी तरीके से पैसा मिल जाए। तो ये मोनेटाइज डेफिसिट होता है, ठीक है। अभी तक गवर्नमेंट कभी इसको एंटरटेन नहीं करती थी, मतलब लास्ट 4 to 5 ईयर से एंटरटेन नहीं करती थी, बट फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट। फिर डायरेक्ट टैक्स में देखो, आपको पता होगा कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज्यादा लेते थे, इनकम टैक्स उससे कम थोड़ा सा, फिर एसटीटी, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा हो जाता है, कभी इनकम टैक्स ज्यादा हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी ज्यादा है, फिर यूनियन का एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे हैं। तो अभी देख रहे हो कि धीरे से सीजीएसटी काफी बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, मतलब टैक्सेस हम लोग को काफी अच्छा मिलते जा रहे हैं। सब्सिडी में देखोगे कि फूड एंड फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, याद है ना, फ्यूल में भी सबसे ज्यादा एलपीजी, फिर केरोसिन, ठीक। तो इस पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा यूरिया पे खर्चा होता है, ठीक है ना। सैलरीज में तो प्रेसिडेंट का ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सैलरी होगा। फिर देखो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2017 में, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। क्या टैक्स रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ता गया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? सेकंड, फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। फिजिकल डेफिसिट क्या बढ़ता जा रहा है? हम लोग तो अभी ग्राफ देखे घटता जा रहा था। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इवन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो क्या होगा आंसर? नाइदर 2, नाइदर 1 एंड 2। यू शुड बी हैविंग गट्स कि आप नाइदर 1 एंड 2 को टिक करो यूपीएससी में, ठीक है ना। फाइनेंसिंग द डेफिसिट, अब क्या डेफिसिट तो हो गया, अब टैक्सेशन करो, बोरोइंग करो या मनी प्रिंट करो।
मनी प्रिंट करोगे तो मोनेटाइज डेफिसिट होगा, बोरिंग करोगे तो आपका क्रेडिट रेटिंग खराब होगा, टैक्सेशन ज़्यादा लोगे तो लोग अर्निंग कम कर देंगे, या तो अर्निंग क्यों कम करेंगे या तो एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, दोनों चीज़ें, क्योंकि अर्निंग में डिस्करेज हो गए ज़्यादा आपका टैक्सेशन लोगे तो, ठीक है ना। सो टैक्सेशन एक बियॉन्ड द नहीं बढ़ाया जा सकता। डेफिसिट अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो क्या हुआ, मैंने बताया इंटरेस्ट होल्डर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट करना पड़ेगा तो टैक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ाना पड़ेगा मतलब अगेन पीपल विल बी डिस्करेज्ड। रिकॉर्डो है ना, इसने बोला था कि जब फिजिकल डेफिसिट आता है या गवर्नमेंट का इकोनॉमी खराब होता रहता है या इंडिया का इकोनॉमी खराब होता रहता है तो लोग सेविंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, और सेविंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है मतलब एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। और एक्सपेंडिचर कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर में पता नहीं क्या सिनेरियो होगा, जॉब जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके कारण से लोग एक्सपेंडिचर कम करते हैं, तो गवर्नमेंट का जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम हो जाते हैं, और इसके कारण से नए टाइप के प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आ जाते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा भी नहीं सकती और कम भी नहीं कर सकती, दोनों कंडीशन गवर्नमेंट के साथ हो जाता है। और अगर पीपल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो लोगों के पास इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगा, जितने कंपनीज हैं उनके पास इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगा, कोई इसको लेने वाला नहीं रहेगा, और वो अननेसेसरी स्टक फॉर्म ऑफ द मनी हो जाएगा, आइडल फॉर्म ऑफ मनी हो जाएगा। तो ये भी एक चीज नहीं, ठीक नहीं है, इसलिए नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कॉर्पोरेट नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना भी चीज बोल रहा हूँ उसको आराम से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत फास्ट मैंने बताया है, बट आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा नहीं होगा तो इसके कारण से नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो लोग के पास पैसा कम रहेंगे, ठीक है ना। तीसरा एक और चीज़ होता है कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा बोरो करती है मनी आरबीआई से, तो आरबीआई के पास बैंक्स को देने के लिए कम पैसे होंगे, बैंक्स को लोन देने के लिए, और बैंक्स को लोन देने के लिए बैंक्स के पास अगर कम पैसे होंगे तो क्या होगा, पब्लिक को पैसे लोन देने के लिए उनके पास कम पैसे होंगे, किसके पास, बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास। तो गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो नॉर्मल पब्लिक को लोन नहीं मिल पाता, इट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है तो पब्लिक के लिए लोन महंगा हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा आरबीआई बैंक से ले लिया है और आरबीआई लोन दे दिया है गवर्नमेंट को, है ना। इसके कारण से बैंक के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी बचा हुआ है और उसको वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन पे करेगी, तो इसलिए इट इज़ कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है ना। तो प्राइवेट बोरोवर्स डिस्करेज होंगे तो तो लोग नया गुड्स का डिमांड नहीं करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, और कंजम्पशन कम करेंगे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कौन लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नया फैक्ट्री नहीं बनेगा, नया जॉब नहीं क्रिएट होंगे, डिमांड्स विल रिड्यूस, डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारा रेटिंग डाउन कर देते हैं, इन्वेस्टर हमारा जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अनसोल्ड रह जाती है तो आरबीआई को फोर्स किया जाता है कि आप खरीदो, आरबीआई को अगर फोर्स किया जाता है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाता है, मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट हो जाता है। और जब भी मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट होता है मतलब जितना आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे उससे ज़्यादा मनी प्रिंट हो रहा है, तो जब ज़्यादा मनी प्रिंट होगा तो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइपर इन्फ्लेशन कन्वर्ट हो जाता है मतलब आपके मनी का परचेसिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि आपका 100 रुपये में अब कुछ नहीं आ रहा, सबके पास 100 रुपये है तो आपके पास खरीदने के लिए आपको 200 रुपये चाहिए, मतलब आपका परचेसिंग पावर कम हो जाता है ऑफ द करेंसी। इसके कारण से अगेन आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। अब फिजिकल डेफिसिट हो गया तो अब क्या करें, फिजिकल कंसोलिडेशन या फिजिकल प्रूडेंस। आपको क्या करना है, आपको सब्सिडी का लीकेज को कम करना है, या तो आप क्या करो कि टारगेटेड डिलीवरी मतलब टारगेटेड वे पे सब्सिडी दो। इसके लिए आपको जैम ट्रिनिटी फॉलो करना पड़ेगा, जनधन आधार मोबाइल के थ्रू लोगों के अकाउंट में पैसे डालोगे तो लीकेजेस कम होंगे, और सब्सिडीज को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे डीजल और पेट्रोल में जो सब्सिडी देते थे उसको हम लोगों ने डीरेगुलेशन कर दिया, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होगा वही प्राइस आपको दिया जाएगा। सो इसमें सब्सिडी नहीं दे रही गवर्नमेंट। एलपीजी पे अभी भी सब्सिडी दे रही है, पर पहल स्कीम के थ्रू वॉलंटरली सबको सरेंडर करने बोला जा रहा है, आप एलपीजी को अपना सरेंडर करिए। फिर क्या है, केरोसिन, है ना, केरोसिन का प्राइस में सब्सिडी मिलता है पर गवर्नमेंट धीरे से हर मंथ में 25 पैसा इंक्रीज करते जा रही है। इन दिस वे केरोसिन का प्राइस को हम लोग लेवल पे ले आ रहे हैं, इवन डीजल और पेट्रोल का प्राइस को भी हम लोग लेवल पे ले आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन कर रही है।
लॉस मेकिंग पीएसयूज को हटाया जा रहा है ताकि पैसा वापस मिले, ताकि कैपिटल रिसिप्ट मिल जाए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग, इसके थ्रू कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन हम लोग सजेस्ट किया गया था बिमल जलान ने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए। ऑस्टेरिटी मेजर्स को यूज करना है। ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, जैसे प्राइवेट होटल्स पे जो रुकते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे घूमते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे घूमते हैं, वो सबको कम कर दे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा किया। प्रधानमंत्री ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला गया कि आप अपने लोगों को अपना एक्सपेंडिचर ट्रैवल फूड पे कम करो किसी तरीके से, ताकि ये सब खर्चा 20% तक कम हो जाए। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया था, अगर डेफिसिट, परसिस्टेंट डेफिसिट होता है बजट ईयर आफ्टर ईयर, व्हाट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। देखो ऑप्शंस को और सोचो। तो ऑप्शन में देखो, मैंने बताया कि अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है या बजट डेफिसिट को कम करना है, यू विल हैव टू रिड्यूस दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इजंट इट। वेलफेयर स्कीम लाने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा, दिस इज नॉट द ऑप्शन। रैशनलाइजेशन ऑफ द सब्सिडी, अभी हम लोगों ने देखा, यस इट इज द ऑप्शन। इंडस्ट्री एक्सपैंड करने से एक्सपेंडिचर होगा, तो अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट को ये चीज नहीं करना चाहिए। सो इट मीन्स ऑप्शन शुड बी 1 and 3, ठीक है ना। अगर पेट्रोलियम का प्राइस को डीरेगुलेट कर रहे हैं तो क्या होता है? रिड्यूसिंग द बजट बर्डन ऑफ द सब्सिडी गिवन टू द ऑयल प्राइस, यस सब्सिडी तो रिड्यूस होना है, यही आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर फिस्कल स्टिमुलस क्या है? व्हाट इज फिस्कल स्टिमुलस? जब गवर्नमेंट क्या होती है, डिफ्लेशन का स्टेज होता है और नोबडी इज बायर, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पीपल का कंजम्पशन का हैबिट बढ़े, लोग ज़्यादा कंजम्पशन करें, ताकि ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने से क्या है, फैक्ट्री के आउटपुट बढ़े, फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, नया इन्वेस्टमेंट होने से नया जॉब सिनारियोज क्रिएट होंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो फिर से एक्सपेंडिचर होगा। इन दिस वे गवर्नमेंट चाहती है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कम कर देती है। तो टैक्स कम करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के टैक्स कम होने से आप ज़्यादा, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ जाता है और आप क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हो। या तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद से प्रोक्योर करती है, खुद बायर बन जाती है। और खुद बायर बनने से क्या होता है, जब खरीदार अगर गवर्नमेंट ही हो गए तो सारे लोग एक्सपेंडिचर करना चालू करेंगे। कैसे? अगर मेरा फैक्ट्री का आउटपुट गवर्नमेंट खुद बाई कर लेगी, है ना, तो मैं तो फिर भी अपना फैक्ट्री आउटपुट देते रहूँगा। या तो गवर्नमेंट खुद से प्रोजेक्ट लगा रही है, कहीं पे ब्रिजेस बना रही है या रोड्स बना रही है, तो क्या है कि गवर्नमेंट खुद से कंजम्पशन कर रही है और इसके थ्रू क्या से क्या हो रहा है, सीमेंट का प्राइस बढ़ेगा, और स्टील सेक्टर का में जो मंदी था वो सब ऊपर उठेगा। गवर्नमेंट ने पब्लिक व्हीकल्स गवर्नमेंट ने ले आया है ना रोड्स पे, तो पब्लिक व्हीकल्स मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है ताकि डिमांड बढ़े और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और ग्रोथ हो इकोनॉमी का। इसको बोला जाता है फिस्कल स्टिमुलस। यूपीएससी का 2011 का क्वेश्चन था कि फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या है। इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एंश्योर the supply of good to meet the demand surge caused by the rapid economic growth. It is appropriately describes, है ना, it is an intense affirmative actions of the government to boost economic activity. It is the government's intensive action on financial institution to ensure disbursement of the loans to agriculture allied sector to promote greater food production. And fourth आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसमें देखो कि स्पेसिफिक लेवल पे इंटरवेंशन बोला जा रहा है, बट अगर गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर पे फोकस कर सकती है, नॉट नेसेसरली मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर पे, गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर पे फोकस कर सकती है। मतलब सारे एफर्मेटिव एक्शंस विच विल बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी विल कम अंडर फिस्कल स्टिमुलस, ठीक है ना। तो आंसर शुड बी 2। फिर एफआरबीएम एक्ट, हर गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर उसको लगता है कि अगले साल गवर्नमेंट उसकी नहीं आने वाली या बीजेपी की नहीं आने वाली, तो वो क्या करेगी, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करके चले जाती है। और इससे क्या होता है कि अगले साल की गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, और ऐसा होता गया है कंटिन्यूसली। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, एक एक्ट लाया गया एफआरबीएम एक्ट। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, बहुत बार पोस्टपोन भी हुआ और अभी भी मॉडिफिकेशन होते रहता है। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देती है। तो इस एक्ट में बोला गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट को आपको कम रखना है, स्टेट को भी अपने डेफिसिट को कम रखना है, जीडीपी और जीएसडीपी दोनों को कम रखना है। फिर टारगेट मिला 2008 में कि फिजिकल डेफिसिट शुड बी 3% ऑफ द जीडीपी एंड जीएसडीपी जो स्टेट का जीडीपी होता है वो 3% ऑफ द जीएसडीपी होना चाहिए।
फिर लेटर ऑन हम लोगों ने क्या किया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, है ना। ये रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग जीरो नहीं करेंगे, पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग जीरो करेंगे। तो ये करके हम लोगों ने क्या किया, अपना किसी तरीके से अपना जो लाइबिलिटीज था या अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको हम लोगों ने कम कर दिया। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग 2015 तक सोचे थे कि 0% पे ले आएंगे करके, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फिर से जब भी हम लोग उसका टारगेट फुलफिल नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं, या तो एफआरबीएम के में चेंजेस कर देते हैं, या तो हम लोग अपना टारगेट को का पीछे कुछ एक्सक्यूज डाल देते हैं। एनके सिंह ने रिपोर्ट ने बोला था कि आपको टारगेट करो, और टारगेट एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो कि कैलामिटीज टाइप का आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग किसी तरीके से टारगेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक विंडो मिला मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने डेफिसिट को, जितना भी डेफिसिट का टारगेट को 0.5% के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, है ना, अगर कोई वर्स्ट सिनारियो आता है। एनके सिंह रिपोर्ट ने ऐसा रिकमेंड किया था, पर इसको इमीडिएटली फॉलो कर लिया, क्योंकि बजट 2018 में गवर्नमेंट ने एफआरबीएम एक्ट के थ्रू एक्चुअल में अपना बजट को सही लेवल पे नहीं ला पाया, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को सही लेवल पे नहीं ला पाया। जो टारगेट था उसके हिसाब से हम लोगों ने एक्सीड कर दिया। रियलिटी 3.8% रहा, जबकि 3.3% होना चाहिए था। तो इन दिस में हम लोगों ने टारगेट को एक्सीड कर दिया, तो हम लोगों ने क्या अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट लाया कि हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट और ईआरटी को हम लोग अबेंडन कर देंगे अगर हम लोग के पास कुछ ऐसे कैलेमिटीज आ जाते हैं, वो कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हम लोग उसको अबेंडन कर देंगे। एट द सेम टाइम हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ फिजिकल डेफिसिट को देखेंगे और प्राइमरी डेफिसिट को देखेंगे, और उसी को 0% पे लाएंगे, और टारगेट हमारा 3% रहेगा बाई 24-25। इस तरीके से हम लोगों ने अपने टारगेट्स को चेंज कर दिया। हर बार जब भी हम लोगों ने फुलफिल नहीं किया तो हम लोग टारगेट को चेंज कर दिया। तो अब देखो ट्रिगरिंग कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं जिसमें आप लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। तो ट्रिगरिंग कंडीशंस अकॉर्डिंग टू एन के सिंह कमेटी के हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी का कंडीशन आता है, कैलामिटी का कंडीशन आता है, एग्रीकल्चर आउटपुट का कंडीशन, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ये सब के कंडीशन के कारण से गवर्नमेंट एस्केप कर सकती है ना, वो जो एफआरबीएम एक्ट को। तो इन दिस वे गवर्नमेंट के पास टारगेट मिलता है कि 3.3% से उसको टारगेट मिल गया 3.8%, वैसे 3% के टारगेट से इसको मिल गया 3.5%। इस तरीके से हमारा जो 24 तक का टारगेट था उसमें हम लोगों को कुछ 0.5% का एक विंडो मिल गया। तो समझो एफआरबीएम में रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोगों ने कम करने के लिए बोला, तो रेवेन्यू डेफिसिट जब कम नहीं कर पाए तो हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे आ गए। इसको भी कम नहीं कर पाए तो हम लोग बोले हम लोग इसको टारगेट ही नहीं करेंगे, हम लोग फिजिकल डेफिसिट को टारगेट करेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट को टारगेट कर रहे तो फिर हम लोग ने क्या बोला, ट्रिगरिंग फैक्टर अगर रहा तो हम लोग इसको नहीं कंप्रोमाइज करें, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। वो हम लोग 0.5% और एक्सीड कर सकते हैं, और ट्रिगरिंग फैक्टर हर बार हम लोग दिखा दे रहे हैं। इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू बी लिमिट विद इन द लिमिट ऑफ द एफआरबीएम। तो आप देखोगे कि प्रोजेक्शंस हमारा कंटिन्यूसली एक्सीड करते जा रहा है और प्रेजेंट भी एक्सीड करते जा रहा है। इन दिस वे आपका रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यूसली मेंटेन रह जा रहा है, भले ही हमारा पास्ट की ईयर से कम हुआ है, 2014 ऑनवर्ड्स कम हुआ है, बट अभी भी सिनेरियो ठीक नहीं है, बिकॉज अभी भी जो कोविड के सिचुएशन में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है और बहुत सारे किसान को सब्सिडीज दिया है। ये सारा चीज़ों के कारण से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट फिर से ज़्यादा होने वाला है, फिजिकल डेफिसिट फिर से ज़्यादा होने वाला है। सो दैट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो। फाइन।